शॉर्ट ट्रिक है, वो कई जगह काम आ जाती है। वो क्या देखना, मान लो ये वो स्क्रीन, ये मान लेते हैं वो वाला पॉइंट जहां सेंट्रल मैक्सिमा बनता है जब पार्ट डिफरेंस 0 है। सेंट्रल में हम जानते हैं कि उसके बहुत आसपास वाले पॉइंट्स पर फ्रिंज की विड्थ यूनिफॉर्म होती है। मैं उसी आसपास वाले पॉइंट्स से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ढंग से सुनना। इससे दूर जाने पर पहले फर्स्ट मिनिमा मिला जहां पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाय 2 था, फिर आगे गए तो पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ, और आगे गए तो 3 लैम्डा बाय 2 हुआ, और आगे गए तो जानबूझ के लिख रहा हूँ इतना 2 लैम्डा हुआ, और आगे गए तो 5 लैम्डा बाय 2। ऐसे बनाते जाओ, नीचे भी बनाते जाओ। हाँ, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे मान लो कोई पूछता है कि भाई इस स्क्रीन पर ये वाला पॉइंट है ना, और कोई सा भी ले लो, सपोज ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन कितना होगा, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ। तो शॉर्ट ट्रिक क्या देखना, यहाँ पर जो दो वेव्स आ रही हैं उनके बीच का पार्ट डिफरेंस देखो लैम्डा, वहां पर जो दो वेव्स आ रही है उनके बीच का पार्ट डिफरेंस देखो 5 लैम्डा बाय 2। इन दोनों पॉइंट्स पर जो पार्ट डिफरेंसेस हैं उनका भी डिफरेंस निकालो, डिफरेंस ऑफ पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, ये 2.5 लैम्डा, ये लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2। शॉर्ट ट्रिक है ना, 3 लैम्डा बाय 2 आंसर नहीं है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पार्ट डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालने पर जो आया उसमें लैम्डा को रिप्लेस कर दो बीटा से। कई बच्चे सोचेंगे सर ये तो हम वैसे ही बता देते, तो अच्छी बात है आज बता पा रहे हो सकता है कल को नहीं बता पाओ, तो वहां पर एक काम आ जाए, है ना। तो ये चाहे तो नोट कर ले, किसी को लगता है कि हाँ भाई नोट कर लेते हैं तो कर लो, और किसी को लगता है कि नहीं ये तो मैं वैसे ही कर लूंगा तो वैसे ही कर लेना। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहां मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है उन्हीं के लिए है, ये कोई बीच में कोई पॉइंट होगा जहां पार्ट डिफरेंस पता है, यहाँ बीच में कोई पॉइंट होगा जहां पार्ट डिफरेंस पता है, उनके बीच का सेपरेशन लाना है, वैलिड है। पर ये वैलिड तभी है जब हम सेंट्रल मैक्सिमा के बहुत आसपास चल रहे हो जहां पर फ्रिंज की विड्थ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तभी वैलिड है। ठीक है भाई, हो गया होगा। कर दो रेज। यस सर। यस एक बात और बता देता हूँ फिर एक सवाल कर लेंगे। जैसे स्क्रीन पर ये सामने कार्डबोर्ड, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये मान लो फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसे आगे सेकंड मैक्सिमा, मैं सिर्फ मैक्सिमा हाईलाइट कर रहा हूँ, बीच में मिनिमा भी हो गए। ये सामने स्लिट्स को मिलाने वाली जो लाइन उसका मिड पॉइंट है ना, यहाँ पर सोर्स रखते हैं। एक टर्म और डिफाइन की जाती है, पहले उसका नाम बता दूं, बहुत रेयर केस में पूछा गया है वो कभी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको मैं थीटा एंगुलर ये सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ। मीनिंग क्या है डायग्राम में देखना, फ्रिंज विड्थ जैसे मान लो ये एक फ्रिंज है ना, ये एक फ्रिंज, इसकी एंगुलर विड्थ यहां से कोई भी एक फ्रिंज इस पॉइंट पर जो एंगल बना रही है उसको हम बोल रहे हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो बहुत आराम से लिख सकते हैं, ये एंगल बहुत छोटा होगा, उसी कंडीशन के अंडर चल रहे हैं कि बहुत आसपास ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तभी इसको डिफाइन करते हैं। तो थीटा एंगल को लिख सकता हूं मैं दिस बाय दिस, ये था फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाय डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। नोट कर लेना। तो अगर बाय चांस पूछ ले एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो उसका आइडिया होना चाहिए कि क्या मीनिंग है इसका। हो गया होगा। एक सवाल नोट करें, देखते हैं कितने बच्चे अपने आप सही सॉल्व करके बताते हैं। लिखना
if fringe width is beta, if fringe width is beta, then find minimum separation, then find minimum separation between 2 points on the screen, then find minimum separation between 2 points on the screen at which resultant intensity at which resultant intensity is 75%. Resultant intensity is 75% of its maximum possible value, of its maximum possible value. लास्ट में ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखना assume that intensity of light due to each slit is same. Assume that intensity of light due to each slit is same. करो अपने आप ट्राई, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर बताते हैं. अटेम्प्ट करके हाथ ऊपर करके रख लेना, है ना, जो भी तुम्हारा आंसर आए. किसने सॉल्व नहीं किया अभी तक? ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा रिवीजन मांगता है. ये चैप्टर का जो स्टार्टिंग बेसिक पार्ट हमने पढ़ा है अभी तक, जो बच्चे 2-3 दिन रेगुलर रिवाइज करेंगे ना, उसको ढंग से समझेंगे बैठकर, उनको बहुत इजी लगेगा. नहीं तो फिर ये आफत बन जाएगा. चलो मैं बता रहा हूँ, ढंग से समझना. मान लेते हैं हर एक स्लिट से लाइट आई नॉट और आई नॉट इंटेंसिटी की स्क्रीन पर पहुंचती है, ऐसा मान लेते हैं. लिखा है ना सेम इंटेंसिटी. अब सबसे पहले तो स्क्रीन पर जो मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी है वो लिखेंगे, तो 4 आई नॉट आएगी रूट आई वन प्लस रूट आई टू के होल स्क्वायर फॉर्म में. हमको स्क्रीन पर ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू की 75 थी, मतलब ऐसे पॉइंट जहां इंटेंसिटी थी 3 आई नॉट. ऐसे जो पॉइंट्स होंगे जहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी है, वहां पर फॉर्मूला लगाते हैं रूट आई वन, सॉरी रूट आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा फाई. फॉर्मूला लिखा है मैंने. यहाँ से आई नॉट बचेगा. यहाँ से मेरे पास cos डेल्टा फाई की वैल्यू हाफ आ जाएगी. देखना सही है ना यहाँ तक? Yes. cos डेल्टा फाई आने के बाद डेल्टा फाई की मैथमेटिकली बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, उनमें से जो लोएस्ट वैल्यू पर वो निकाल लेते हैं. डेल्टा फाई की लोएस्ट वैल्यू आएगी 60 डिग्री, मतलब कि π/3. और भी आएंगी मैथमेटिकली, एक लिख रहा हूँ, है ना, जानबूझ के. और बता दूंगा आगे. डेल्टा फाई होता है k डेल्टा x, तो π/3 इक्वल्स टू k डेल्टा x. यहाँ से पाई से पाई उड़ा दो,
पार्ट डिफरेंस की एक वैल्यू लैम्डा बाय 6 आ गई, और भी आएंगी बहुत सारी, ठीक है। अब एक बार स्क्रीन का डायग्राम बना के कुछ बात समझाता हूँ। ये वो स्क्रीन है, ये वो पॉइंट जहाँ डेल्टा एक 0 होता है, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। ये वो पॉइंट जहाँ पार्ट डिफरेंस बढ़कर लैम्डा बाय 2 हो गया, पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो गया। ऐसे एक और बना देता हूँ, पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 हो गया। देखना सेम ऐसे नीचे भी चलेगा, एक तरफ देख लेते हैं। पार्ट डिफरेंस हमारा लैम्डा बाय 6 और भी वैल्यूज आ रही है। यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 था, यहाँ से आगे बढ़े पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 6 और फिर और बढ़ते बढ़ते यहाँ लैम्डा बाय 2 हो गया। लैम्डा बाय 2 मतलब 0.5, लैम्डा बाय 6 तो बहुत कम हो जाएगा, यहाँ कहीं होगा इस जगह पर, इसके नजदीक एरो का साइन लगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 6। सेम ऐसा पॉइंट यहाँ भी मिलेगा नीचे की तरफ भी, जहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 6 होगा। ऐसे ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। अब देखना, इस पार्ट डिफरेंस 0 से लैम्डा बाय 6 ज्यादा वाला जो पॉइंट था, वहां पे इंटेंसिटी 75% थी। फिर इंटेंसिटी कम होते 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 अब देखो यहाँ पर 0 हो गई। ढंग से समझना, यहाँ मैक्सिमम थी 100% थी, कम होती जा रही 75%, कहीं बीच में 50% आएगी, यहाँ 0 हो जाएगी, फिर बढ़ेगी 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 75% वापस इस वाले मैक्सिमा के नजदीक आएगी। यहाँ एक इस वाले मैक्सिमा के उधर आएगी नजदीक इधर, और वहां पार्ट डिफरेंस लिख सकते हैं। मैक्सिमा वाले से लैम्डा बाय 6 का पार्ट डिफरेंस का अंतर आएगा। अगर यहाँ लैम्डा है ना, तो यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 6, यहाँ पार्ट डिफरेंस 5 लैम्डा बाय 6 आएगा। और यहाँ लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 6, यहाँ पार्ट डिफरेंस 7 लैम्डा बाय 6 आएगा। ऐसे आएंगे। सवाल था मिनिमम सेपरेशन इस तरह के पॉइंट्स के बीच में। अब इस तरह के पॉइंट्स ये हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनके बीच का सेपरेशन तो ये भी है और ये भी है। मिनिमम वाला जो होगा वो ये वाला होगा। मैं ये लेंथ निकालने के लिए इस लेंथ को निकाल के डबल कर दूं, इस वाली लेंथ को उसी शॉर्ट ट्रिप से निकाल रहा हूँ। यहाँ पार्ट डिफरेंस 0, यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 6, पार्ट डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालो लैम्डा बाय 6, उसको बीटा में बीटा बाय 6, बीटा बाय 6, बीटा बाय 6, आंसर आ जाएगा बीटा बाय 3। किसी को भी डाउट हो जरूर पूछे। कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है बीटा बाय 3? हाथ ऊपर करके बताएं एक बार। बीटा बाय 3 वाले कितने बच्चे हैं अपने पास? 3 3 6 3 9 और 1 10 11 12 बच्चों के हाथ ऊपर है। ठीक है भाई, आप नीचे कर लो। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो इरेज कर रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। हेडिंग लिखना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद व्हाइट लाइट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद व्हाइट लाइट। पहले तो समझ लेते हैं, है ना, फिर इसका यूज समझ लेंगे कि क्यों करते होंगे ये एक्सपेरिमेंट। ये स्क्रीन, उसके पैरेलल कार्डबोर्ड, ये वो लाइन, यहाँ पर हमने पॉइंट सोर्स रखा जो कि व्हाइट लाइट जनरेट करता है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने स्लिट्स बना रखी, यहाँ से हर तरफ व्हाइट लाइट जा रही। इस लाइन के अलावा सारे कलर्स जा रहे हैं, विबग्योर के जितने भी कलर्स। अब लाइट यहाँ फैलेगी, हर तरफ जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और ढंग से सुनना, इस पॉइंट पर हम इंटरफेरेंस देख रहे हैं कलर बाय कलर। जैसे वॉयलेट लाइट यहां से भी आई, वॉयलेट लाइट यहां से भी आई, वॉयलेट वॉयलेट का आपस में इंटरफेरेंस हुआ। रेड लाइट आई, रेड लाइट आई, रेड रेड का इंटरफेरेंस कराने ये मानते हुए चल रहे। मैं बोल सकता हूं यहां पर पार्ट डिफरेंस 0 है फॉर ईच कलर। और ये तो कॉमन सेंस की बात भी है कि पाथ का डिफरेंस कलर की प्रॉपर्टी थोड़ी है, पाथ का डिफरेंस तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो इस वाले पॉइंट पर चाहे वॉयलेट वॉयलेट देखो, चाहे रेड रेड देखो, कोई सा भी देख लो, पार्ट डिफरेंस हर कलर के लिए 0, हर कलर के लिए पार्ट डिफरेंस 0 है। मतलब इस पॉइंट पर मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमा ऑफ ईच कलर
हर कलर का मैक्सिमा बनेगा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं। यहाँ हर एक कलर का मैक्सिमा मतलब यहाँ पर हर एक कलर अपनी अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ आकर पहुंचा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला पॉइंट हमको व्हाइट स्पॉट दिखाई देगा, ब्राइट चमकता हुआ व्हाइट स्पॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इस जगह? अब अगर मैं स्क्रीन के और बाकी पॉइंट्स पर ऑब्जर्वेशन करूं तो मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आएगा, पहले बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। इस ऑर्डर में आगे जाने पर लैम्डा इंक्रीज होता है, डी बाई डी तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा उसकी फ्रिंज की विड्थ सबसे ज्यादा। जैसे मान लो मैं स्क्रीन की किसी एक पॉइंट पी पर ऑब्जर्वेशन करना चाह रहा हूँ, ऐसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके बता दूं, हो सकता है ऐसा हो कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा बन रहा हो रेड कलर का, ग्रीन कलर का, इसी पॉइंट पर हो सकता है मिनिमा बन रहा हो, एक एग्जांपल है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो, है ना, वायलेट कलर का और येलो कलर का और ऑरेंज कलर का, और बाकी का कुछ और बन रहा हो। ये बात समझ रहे हो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि किसी का तो मैक्सिमा बना दिया, किसी का मिनिमा बना दिया, जबकि यहाँ तो मैंने सबका मैक्सिमा बोला था। किस बात को समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। कि भाई रेड की फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा, इस मार्कर की जो विड्थ है ना, उसको मान लो ये रेड कलर की लाइट की फ्रिंज विड्थ, मतलब यहाँ रेड का एक मैक्सिमा आता है, तो अगला मैक्सिमा स्क्रीन पर रेड का यहाँ आता है, और ये ढक्कन जो इसको वॉयलेट की फ्रिंज विड्थ मान लो। अब जैसे मान लो यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया, रेड की दो फ्रिंजेस, इसका मतलब रेड का मैक्सिमा बना। वॉयलेट को देखो, एक दो ऐसे करते 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 आधा ढक्कन आ रहा है, आधा ढक्कन मान लेते हैं, तो वॉयलेट का मिनिमा बना। तो बाकी स्क्रीन पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो पॉइंट्स है वहां पर किसी का मैक्सिमा बन रहा है, किसी का मिनिमा बन रहा है, इस तरह के हालात है। तो ये पूरी जो स्क्रीन होती है ना, प्रैक्टिकल रिजल्ट बता रहा हूँ, इस स्क्रीन पर जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो तो बहुत शानदार वाला चमकता हुआ व्हाइट स्पॉट बनता है, और बाकी जो स्क्रीन है वो भी हल्की फुल्की व्हाइट ही दिखाई देती है, ऐसा नहीं कि अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण ये कि स्क्रीन के हर पॉइंट पर कलर्स तो पहुंच रहे हैं, किसी की इंटेंसिटी कम, किसी की ज्यादा, तो वो मिक्स होकर लगभग व्हाइट होता है, डल व्हाइट होता है वो, डल व्हाइट। एक बार ये डायग्राम बनाओ, फिर इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, या इसमें हमको क्या क्या बातें याद रखनी है वो लिख लेंगे। अच्छा, कॉमन सेंस की बात पूछूं, ये जो स्क्रीन पर मैंने पॉइंट पी बना रखा है, जो भी मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब चैट पे देना। जो मैंने स्क्रीन पर पॉइंट पी बना रखा है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ रेड कलर का मान लो फोर्थ मैक्सिमा हो, और ग्रीन कलर का यहीं पर इसी पॉइंट पर थर्ड मैक्सिमा हो? ऐसा मेल से बना सकते हैं ना सवाल, ट्रू फॉल्स टाइप का या स्टेटमेंट वाला। पॉइंट पी पर रेड कलर का फोर्थ मैक्सिमा, एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी, और ग्रीन का थर्ड मैक्सिमा। जवाब दें अपने अपने कमेंट में, चैट पर। अभी तक 6-7 बच्चों ने जवाब दिया है बस, बाकी इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर मेरा इंटरेस्ट भी कम होगा, तुम जानते हो मुझे। चलो वोटिंग करा के देखते हैं ना, कितने बच्चों को लगता है कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है। जैसा लगता है उसके हिसाब से हाथ ऊपर करके बताएं कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, रेड का फोर्थ मैक्सिमा, ग्रीन का थर्ड मैक्सिमा, इस बात की पॉसिबिलिटी लगती हो तो हाथ ऊपर करके बताएं। इनमें से किसी से एक से बात करते हैं, सुशील से बात करते हैं। सुशील अनम्यूट होना। सर हाँ सर सुशील है सर। सर रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है तो फिर वो उसका मैक्सिमम जल्दी आ जाएगा, फोर्थ मैक्सिमम ग्रीन के हाँ मैक्सिमम के कंपेरिजन। तो तुम तो हाँ बोल रहे हो कि ऐसी है कि रेड का फोर्थ मैक्सिमा हो, ग्रीन का थर्ड मैक्सिमा। यस सर। तो ऐसे कहाँ हो पा रहा? रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड की फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होगी। जैसे रेड की अगर फोर्थ मैक्सिमा आ रहा है ना, तो रेड की एक फ्रिंज मात्र इतनी। यस सर, समझ गया।
और ग्रीन की तो और कम वाली, कम फ्रिंज विड्थ होगी, कम फ्रिंज विड्थ, ऐसे 1 2, तो थर्ड कैसा आ जाएगा वहां पर ग्रीन का? ठीक है भाई, म्यूट हो जाना सुशील। तो जवाब ये है जो मैंने पूछा था उसका, कि जो वैल्यूज मैंने बताई थी वो पॉसिबल नहीं है। खैर अपने अपने समझने की बात है। स्टार लगाकर लिखें, पहला स्टार लगाना और लिखना दिस एक्सपेरिमेंट, ये बातें पूछी जा सकती है जो मैं लिखवा रहा हूँ। दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड, this experiment is used to find the location of geometrical center. This experiment is used to find the location of geometrical center, ब्रैकेट में लिखना सेंट्रल मैक्सिमा। इस एक्सपेरिमेंट को हम सेंट्रल मैक्सिमा या ज्योमेट्रिकल सेंटर, यहाँ पे एक ही बात है, को फाइंड करने के लिए करते हैं। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ऐसा क्यों? मैं ज्योमेट्रिकल सेंटर तो वैसे ही मार्क कर सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से क्यों फाइंड कर रहे हैं? कोई बताना चाहता हो? बताओ रोशन। सर ताकि एरर ना आ पाए। शाबाश, ताकि एरर नहीं आए। उसका कारण बताता हूँ मैं। जैसे मान लो, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बातें कर रहा हूँ, ये स्क्रीन है, इसके पैरेलल यहाँ कार्डबोर्ड है, ऊपर नीचे स्लिट कर रखी है। मान लो मेरे पास एक सोर्स है जो कि मोनोक्रोमेटिक है, सिंगल कलर की लाइट भेजता है। मान लेते हो ब्लैक कलर की लाइट भेजता है, होती नहीं ऐसे, जानबूझ के बोल रहा हूँ, मार्कर ब्लैक है मेरे पास। मान लेते हो सोर्स ब्लैक कलर की लाइट भेजता है। स्क्रीन पर जो मैक्सिमम मिनिमम बनते हैं ना, वो इतना नजदीक बनते हैं, मैं बना भी नहीं सकता इतना नजदीक। जैसे ये बहुत पास, इससे भी पास, ये तो बहुत दूर बनाया मैंने, ऐसा कुछ मान लो, ऐसा और पूरा पैटर्न बनता है। अब अगर मैं सिंगल कलर की लाइट ले रहा हूँ यूज में और मैंने ऐसा पैटर्न बना लिया, कोई मुझसे पूछता है यार ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पर है, तो मैं ऐसे देख के तो बता ही नहीं सकता। और मान लो बता भी दूं स्केल की हेल्प से, क्या स्लिट S1 S2 को स्केल से जोड़ा, मिड पॉइंट को मार्क कर लिया कार्डबोर्ड पर, फिर वहां से एक स्केल को हॉरिजॉन्टल रख के यहाँ पर आया और मुझे ऐसा लगा कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, लेकिन हल्का सा भी ऊंच नीच हो गई मिलीमीटर टाइप की भी, तो यहाँ तो एक एक मिलीमीटर में 50-50 फ्रिंजेस भी आ जाती है। बोर्ड पे दिखेगा नहीं वो इतना अच्छा, है ना, क्योंकि मैं मिलीमीटर टाइप से बना नहीं सकता। पर ऐसा हो सकता है कि भाई ये हमने मानो कि भाई ज्योमेट्री वाइज हमको देखने से लग रहा है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, और सही मायनों में ये रहा सेंट्रल मैक्सिमा। तो फिर हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें एरर आएगी। कोई पूछेगा थर्ड मैक्सिमा कहाँ है, मैं तो इसके हिसाब से बताऊं फर्स्ट सेकंड थर्ड ये, जबकि असली में तो वो यहाँ होगा। तो वो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम व्हाइट लाइट का सोर्स यूज में लेते हैं, स्क्रीन पर पैटर्न बनता है, उसमें एक शानदार ब्राइट बहुत बढ़िया वाला चमकता हुआ स्पॉट दिखता है, हम उसको मार्क कर लेते हैं कि वो जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर है। फिर उस सोर्स को हटाते हैं और नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक सोर्स से एक्सपेरिमेंट करके खेल खेलते हैं। ठीक है, आगे लिखें अगले स्टार में, एट ज्योमेट्रिकल सेंटर मैक्सिमम ऑफ ईच कलर इज फॉर्म्ड। ये तो मैंने क्या डायग्राम में भी बता दिया था, पर फिर भी लिख लेते हैं। एट ज्योमेट्रिकल सेंटर मैक्सिमम ऑफ ईच कलर इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, एक स्टार और लिख लें। बाउंड्री ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑफ वॉयलेट कलर। बाउंड्री ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑफ वॉयलेट कलर। जो सेंट्रल मैक्सिमा उसकी जो बाउंड्री होती है ना, वो कुछ हल्के हल्के वॉयलेट कलर जैसी दिखाई देती है। तो इस बात को समझाएगा ऐसा क्यों? सर उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, तो सबसे पहले मैक्सिमा उसी का बनेगा। हाँ, उसकी वेवलेंथ उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे कम है, क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाएंगे तो सबसे पहले जो मैक्सिमा आएगा वॉयलेट का ही आएगा। हो गया भाई यहाँ तक? एक सवाल करें, है ना, बहुत सिंपल सा और बढ़िया सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज दे रहा हूँ। हमने ऐसा सोर्स लिया जो
दो डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट इमिट करता है, एक वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, दूसरी 700 नैनोमीटर। फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन है 1 मिलीमीटर और स्क्रीन और कार्डबोर्ड के बीच का सेपरेशन है 1 मीटर। ये सारे बेसिक डाटा मैंने बता दिए। सवाल लिखना। Find the minimum separation between 2 points. Find the maximum, sorry, find the minimum separation. Find the minimum separation between 2 points on the screen. Between 2 points on the screen at which minima of both colors are formed. At which minima of both colors are formed. स्क्रीन पर ऐसे पॉइंट्स ढूंढने पहले तो जहां पर इन दोनों कलर्स का मिनिमा बना हो, और फिर ऐसे पॉइंट्स ढूंढने के बाद मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम वो ढूंढना है। करो अपने आप, देखते हैं क्या जुगाड़ बैठाते हो। जो भी सॉल्व कर ले वो हाथ ऊपर करके रख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि भाई कितने बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं। रक्षा से पूछते हैं, रक्षा क्या आंसर आया? रक्षा, रक्षा की आवाज ही नहीं आ रही। और जैनिश से पूछते, जैनिश क्या आंसर आया? सर 0.15 मिलीमीटर। अच्छा, गौरवी क्या आंसर आया? गौरवी, ओ गौरवी, नहीं पता नहीं भैया। चलो तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें ना। मुझे जो तरीका आता है वो बता रहा हूँ। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ पार्ट डिफरेंस 0 है, चाहे कोई सा भी कलर हो। मैं मान लेता हूँ स्क्रीन पर एक ऐसा पॉइंट मुझे मिला, और भी हो सकते हैं ऐसे, मैं तो एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहां पर दोनों का मिनिमा था। मान लो nth मिनिमा ऑफ लैम्डा 1 और इसी जगह पर mth मिनिमा ऑफ लैम्डा 2, ऐसा मान दिया मैंने। मानना तो पड़ेगा ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब अगर यहाँ पर देखो, मिनिमा बनने के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है ना मिनिमा के लिए, उसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n - 1 लैम्डा बाय 2, जहाँ n की वैल्यू मैं 1 2 3 ऐसे पुट करूंगा। पुट करके देखें एक बार, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है, तो देखना यहाँ पर लैम्डा 1 वाली लाइट का nth मिनिमा है, तो यहाँ पर जो लैम्डा 1 वाली लाइट पहुंच रही है उन वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस वहां से लिख रहा हूँ 2n - 1 इंटू लैम्डा 1/2 होना चाहिए। और इसी जगह पर दूसरे लाइट का mth मिनिमा है, तो यही पार्ट डिफरेंस को मैं बराबर कर दूंगा 2m - 1, क्योंकि पार्ट डिफरेंस कलर पे थोड़ी डिपेंड करता है। इस पोजीशन पर जो लैम्डा 1 वाली लाइट आ रही होगी
ये लैम्डा 2 वाली पार्ट डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना, 2m माइनस 1 लैम्डा 2 बाय 2, ये बाय 2 से बाय 2 डालो, वैल्यू पुट करते हैं एक बार। 2m माइनस 1 लैम्डा 1 है 4, 2m माइनस 1 लैम्डा 2 है 7, 8n माइनस 4 इक्वल्स टू 14m माइनस 7, यहाँ से 14m माइनस 8n, सही कर रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 आ रहा है, देखना सही है क्या यहाँ तक है भाई, यहाँ तक सही है क्या कैलकुलेशन? यस सर। यस सर। इसको देखकर मैं बोलूंगा नॉट पॉसिबल, इसका मतलब आंसर आएगा स्क्रीन पर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर दोनों का मिनिमा एक साथ बना हो। आंसर लिख लेना नॉट पॉसिबल। अब आराम से तुम बताओ, कोई डिस्कशन करना चाहे तो करे। कर लो भाई डिस्कशन, जिसको भी करना हो कुछ भी। और मैंने तो जनरल सॉल्व करके बताया, मैंने तो बीटा के कंसेप्ट से भी नहीं करा, क्योंकि बीटा का कंसेप्ट तो आसपास ही चलता है, हो सकता है कि कहीं दूर जाकर ऐसे पॉइंट मिलते हैं। सही बात है सर। अच्छा भाई ठीक है, पूछने भी आगे बढ़े है ना। चलो, कोई ऐसा जिसका आंसर आ गया था ये नॉट पॉसिबल, कि एक भी ऐसे पॉइंट नहीं मिलेंगे स्क्रीन पर, चाहे किसी भी तरह से कराओ, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही किया हो, है ना, अपना अपना व्यू हो सकता है, उसका किसी ने बीटा के कंसेप्ट से कुछ ट्राई किया हो किसी तरह से। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। इस सवाल का सेकंड पार्ट लिखना, और सेम वही लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर लेना, बस मिनिमा की जगह मैक्सिमा लिख लेना। बोल देता हूं मैं एक बार, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन एट व्हिच मैक्सिमा ऑफ बोथ कलर्स आर फाउंड। करो जल्दी जल्दी। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 points on the screen at which maxima of both colors are formed. जो भी सॉल्व कर ले हाथ ऊपर करके रखना, जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ अपनी थोड़ी। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पर nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 और यहीं पर mth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 बना, तो जो पार्ट डिफरेंस लिखूंगा मैं, nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 है तो पार्ट डिफरेंस n लैम्डा 1, और दूसरे के लिए m लैम्डा 2, यहाँ से n और m का रेशियो आ जाएगा 7/4। एक टेबल बना लेते हैं n और m की, अगर ये 7, ये 4, ये 14, ये 8, ये 21, ये 12, इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अब स्क्रीन अलग से बना के दिखा रहा हूँ वापस से। स्क्रीन पर सिर्फ n को देखो, n मतलब लैम्डा 1 वाली लाइट की बात चल रही थी,
जहां λ1 वाली लाइट का 7th मैक्सिमा है, मान लेते हैं यहाँ पर 7th मैक्सिमा ऑफ λ1, इसी जगह पर λ2 वाली लाइट का 4th मैक्सिमा है, पर उसको दिखाने का डायग्राम में जानबूझ के। फिर आगे एक ऐसा पॉइंट है जहां पर λ1 वाली लाइट का 14th मैक्सिमा है, 14th मैक्सिमा ऑफ λ1। ऐसे फिर आगे ऐसे पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन ये आंसर हो जाएगा। अगर बीटा की टर्म्स में लिखो, लिख सकता हूँ बीटा की टर्म्स में, कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो मैं बता दूंगा 7 बीटा 1, ये आंसर है। आप नीचे करते हैं एक बार। किसी को डाउट हो तो पूछें कुछ भी। शोभिता प्रियांशु भंडारी जी हाथ नीचे कर लेना। डाउट किसी को, आगे बढ़े? ठीक है भाई, तो हम यंग्स एक्सपेरिमेंट दो अलग अलग तरह से देख चुके हैं। एक बार तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ, एक बार पॉलीक्रोमेटिक लाइट के साथ, या व्हाइट लाइट कह लो। फिर से हेडिंग डालना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद ऑब्लिक इंसिडेंस। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद ऑब्लिक इंसिडेंस। देखना ढंग से समझना, बात छोटी सी है। ये कार्डबोर्ड, इसके पैरेलल ये स्क्रीन, दो स्लिट्स, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, है ना, स्लिट S1 स्लिट S2। अब जो लाइट आ रही होगी ऑब्लिक इंसिडेंस, मतलब किसी एंगल पर, अब हम लाइट का पैरेलल बीम लेकर आ रहे हैं इस तरह से, तीन रेस बना दी मैंने पैरेलल बीम। और आ कहां से रहा होगा उसके लिए भी और बताऊं तो, हमने यहाँ कहीं पर लाइट का, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स रखा होगा, उसके बाद एक कन्वर्जिंग लेंस लगाया होगा, और इस तरह से सोर्स को रखा होगा कि इस सोर्स इस लेंस के फोकस के बराबर डिस्टेंस पर रखा है, जिससे कि जब लाइट इससे निकलेगी तो पैरेलल बीम निकलेगा। इस तरह से रखा गया होगा। क्या क्या डाटा गिवन है हमको? स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी हम जानते ही हैं, इस कंडीशन के अंडर ही पढ़ गए, व्हिच इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। और ये जो इंसिडेंस हो रहा है ऑब्लिक, किसी एंगल पे हो रहा है इस बार, तो ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, इससे मान लेते हैं अल्फा एंगल पर ये रेज आती है इस तरह से। अब देखो, हेडिंग तो हटा दो पहले में, अभी थोड़ी जगह मिले। ये जो स्क्रीन है, इस पॉइंट पर ज्योमेट्रिकल सेंटर पर जो दो वेव्स आ रही होंगी, यहां से भी आएगी, यहां से भी आएगी, क्या इस बार यहाँ पे आने वाली दो वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस 0 है क्या? बताओ। नो सर। नहीं, नो सर। हाँ, क्योंकि पार्ट डिफरेंस तो शुरू से नापा जाएगा ना, यहाँ से ये वाली वेव और ये वाली वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस 0 तो नहीं है, डायग्राम से दिख रहा है। कितना है वो देखते हैं। देखो, स्क्रीन और कार्डबोर्ड के बीच में तो पार्ट डिफरेंस 0 आ रहा है। जो भी पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो कार्डबोर्ड के पीछे की तरफ से आ रहा है पहले से। फिर काम करते हैं, देखो मैं यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। इस एंगल को थोड़ा सा छोटा दिखा दूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर। मैं बोल सकता हूँ ये वाली लेंथ और यहां से पीछे की लेंथ तो बराबर है, तो ये जो है ना, यही हमारा उस वाले पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये डी साइन अल्फा हो जाएगा। फिर बताने को होगा नहीं होगा? यस सर। हो जाएगा। यस। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। किसी को लग रहा हो सर आपने कैसे लिख दिया तो पूछ लो, डिमांड करोगे तो ही बताऊंगा, नहीं तो अपने आप दिमाग लगाते रहो। ठीक है, मानते हो यहां तक? किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बताएं भाई। नहीं है? अच्छा ये बताओ कि थोड़ा सा लॉजिक से, कि अगर ऑब्लिक इंसिडेंस नहीं हो रहा था तो ये वाला पॉइंट हमारा सेंट्रल मैक्सिमा हुआ करता था। कोई अगर भूल गया हो तो बच्चे को याद दिला दूं, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पार्ट डिफरेंस 0 है ना। तो अब बताओ कि सेंट्रल मैक्सिमा इस पॉइंट के ऊपर मिलेगा या नीचे? सर ऊपर। ऊपर मिलेगा। ऊपर। हाँ ठीक है, ऊपर मिलेगा।
किसी को ऑब्जेक्शन हो तो मुझे हाथों हाथ रोक देना है ना कि सर आप कैसे पता चल रहा है ऊपर मिलेगा, पूछ लेना, पूछोगे तो बता दूंगा मैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा इससे ऊपर मिलेगा, ये डायग्राम से दिखेगा हमको। कहाँ मिलेगा मान लो मुझे पता करना है, मान लिया मैंने थोड़ा देख लिया ऐसे डायग्राम में, ये वो पॉइंट है सेंट्रल मैक्सिमा जहां पार्ट डिफरेंस 0 है। इस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सपोज थीटा है, ऐसे मान लिया मैंने। मैं बोल सकता हूं यहां अगर सेंट्रल मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस 0 है, इसका मतलब इक्वेशन वाइज मैं ऐसे लिख सकता हूं कि d sin अल्फा बराबर हो गया होगा d sin थीटा के। यस सर, थीटा अल्फा बराबर है। आराम से रुक रुक के चल रहा हूं भाई, किसी को यहां तक डाउट हो बिल्कुल बिंदास होके पूछो, नहीं पूछोगे तुम्हारा लॉस हो जाएगा, ध्यान रखना। सर अल्फा और थीटा कैसे बराबर होगा? हाँ ये हुई ना बात। प्रियांशु मेरी बात सुनना, कार्डबोर्ड से स्क्रीन के बीच में इस वाले पॉइंट पर जो दो वेव्स आई होंगी, यहां से और यहां से, इन दोनों वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस ढंग से सुनना, डी साइन थीटा है या नहीं है प्रियांशु? है सर। है ना? और इन दोनों में से कौन सी वेव ज्यादा ट्रेवल कर रही है कार्डबोर्ड से स्क्रीन के बीच में? सर ऊपर वाली, नीचे वाली। सर मारूंगा एक पकड़ मिनट। के, देखो छोड़ा है कि किसी ने मजे लेने के लिए? प्रियांशु यस सर, इन दोनों में से साफ दिख रहा है भाई साहब, ये नीचे वाली वेव ज्यादा ट्रेवल कर रही है ऊपर वाले से। कितनी ज्यादा ट्रेवल कर रही है? डी साइन थीटा, ये एंगल थीटा इस पॉइंट की एंगुलर लोकेशन है ना। और कार्डबोर्ड के पीछे ऊपर वाली वेव ज्यादा ट्रेवल कर रही थी नीचे वाले से, डी साइन अल्फा। प्रियांशु से बात यस कर रहा सर। हूं, है ना? तो इस पॉइंट पर अगर पार्ट डिफरेंस 0 तो मतलब दोनों इफेक्ट आपस में कंपनसेट हो गए होंगे, हाँ सर। वो लिखा है यस सर, समझ गया। है ना? यहां से रिजल्ट आया थीटा बराबर अल्फा। इसका मतलब इस ऑब्लिक इंसिडेंस में सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो जो हमारा पैटर्न बना करता था, जिसमें यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा होता था, फिर हम काउंटिंग करते थे ऊपर नीचे, वो पूरा का पूरा पैटर्न एज इट इज शिफ्ट हो गया। अब ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है या ऐसे आ रही है, पर पैटर्न शिफ्ट हो चुका है, ये कंफर्म है ना? अब मैं आराम से, कोई मुझसे अगर ये पूछता है कि यार यहाँ एक पॉइंट है जिसकी डायग्राम ज्यादा खराब नहीं कर सकता मैं, एंगुलर लोकेशन मान लो थीटा 1, यहां पर आने वाली वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस लिखो, तो मैं बहुत मजे से लिख दूंगा डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा 1। किसी को परेशानी यहां तक? यस वाले हाँ नहीं बोले, नो वाले बोले बस, मतलब जिनको परेशानी है वो बताएं। नहीं, कोई पूछता है कि यार यहाँ पर जो दो वेव्स आएंगी इस पॉइंट की एंगुलर लोकेशन डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, मान लो थीटा 2 है, किसी ने पूछा कि यहाँ पर आने वाली वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस बताओ, मैं लिखूंगा डी साइन डी साइन अल्फा अल्फा माइनस माइनस, बहुत बढ़िया, डी साइन थीटा 2। उल्टा मत लिख देना, उल्टा लिख दोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ कोई पूछेगा कि यार यहाँ बताओ पार्ट डिफरेंस, अब मैं डायग्राम में एंगल नहीं दिखा रहा, थीटा 3 मान लेना, तो यहाँ मैं लिखूंगा डी साइन थीटा 3 माइनस डी साइन अल्फा। क्या तुम बात समझ पा रहे हो मेरी सभी बच्चे? यस सर। यस अगर सर। समझ पा रहे हो तो अब हम स्क्रीन के हर पॉइंट पर कहीं भी पूछ लो, पार्ट डिफरेंस बता सकते हैं आराम से। पार्ट डिफरेंस बताने तो हमारा टारगेट था, पार्ट डिफरेंस बता देंगे तो फेज डिफरेंस बता देंगे, फेज डिफरेंस बता देंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बता देंगे, और इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं अपने लिए, है ना? छाप लो पूरा। किसी के मन में कुछ भी डाउट हो अभी पूछ लेना हाथों हाथ। थोड़ा कोशिश करना डायग्राम अच्छा बनाओ, साफ साफ। चाहो तो अलग अलग कलर्स के पेन यूज में ले लो, पर बाद में बढ़िया दिखना चाहिए, वो आराम से देखते समझ में आ जाए कि क्या लिखा है।
अच्छा, जो बच्चे जिन्होंने पिछले संडे को जो मैंने 11th के बच्चों को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया था उसमें बैठे हुए थे, है ना, उन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि कल सुबह भी फ्लूइड मैकेनिक्स वाली उस क्लास के आगे का जो पढ़ाया जाएगा ना, जिसमें चैप्टर कंप्लीट कर देंगे कल, वो क्लास है सुबह 10 बजे से चैप्टर के कंप्लीट होने तक, चाहे वो 7 बजे से, सुबह 7 बजे से चैप्टर के कंप्लीट होने तक, चाहे चैप्टर 10 बजे कंप्लीट हो, चाहे 9 बजे, चाहे 12 बजे। और उस क्लास को कोई अटेंड करना चाहता हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ताकि मैं उसको उस क्लास का आईडी पासवर्ड भेज दूंगा। पर जेन्युइन बच्चे ही मैसेज करें जिनको टाइम पास करना। वैसे टाइम पास वाला कोई बच्चा है नहीं यहाँ पर फिर भी जिन्होंने उस क्लास को अटेंड किया था और उसके आगे का पार्ट अटेंड करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर देना अपने बैच का नाम और अपना नाम लिखते हुए। सुबह 7 बजे से चैप्टर के कंप्लीट होने तक। नोट कर लिया तो बता देना भाई हाथ ऊपर करके, ताकि न्यूमेरिकल करें इस पर बेस्ड। हाँ सर, कर लिया। ये इस बच्चे से बात करना चाहता हूँ मैं एक बार। अभुदय अगस्त्या, कौन है ये? एक बार अनम्यूट हूँ। जी सर। अभुदय यार, मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा है कि तुम बाकी बच्चे बहुत सही तरह से चलते हैं, मतलब प्रॉपर हाथ ऊपर करके बताते हैं, तुम कुछ ज्यादा बोलते नहीं हो, ऐसा नहीं लगता तुमको? नहीं सर, बोलता हूँ। है ना? बोलता हूँ सर। हाँ, तो थोड़ा सा कम बोलना चाहिए यार। मतलब जब अपन हाथ ऊपर करके काम चला रहे हैं ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो, फिर अपन क्यों बोल रहे हैं? सॉरी सर। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैं तुम्हारी शक्ल से तो शायद तुमको पहचान जाऊं, लेकिन आवाज से नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि जहाँ रिक्वायरमेंट हो वही बोले बस, है ना? ओके। चलो भी एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। स्मॉल डी 1 mm, डायग्राम नहीं बना रहा हूं, डायग्राम उसी तरह का बनेगा, ये बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं। कैपिटल डी 1 मीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट 5000 एंगस्ट्रॉम, और जो एंगल अल्फा मैंने बताया था ना, वो एंगल अल्फा 30 डिग्री। इस सवाल के 4 पार्ट्स हैं, बहुत सिंपल। फर्स्ट पार्ट लिखना, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब जहां पार्ट डिफरेंस 0 होता है। फाइंड द, ये फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसका आंसर लिख लो, है ना? फिर अगला पार्ट लिखेंगे। आंसर साथ साथ लिखते जाओ ना। तो मान लेता हूं तुमने लोकेशन निकाल ली है सेंट्रल मैक्सिमा की, अभी अभी समझाया था मैंने, थीटा बराबर अल्फा वाली बात। ठीक है भाई। सेकंड पार्ट लिखो, फाइंड फ्रिंज विड्थ। सब कुछ वही कंसेप्ट है, बस पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर या नीचे किसी एक तरफ मान लो शिफ्ट हो गया। फाइंड फ्रिंज विड्थ। सीधे सीधे फॉर्मूला चिपकाना है, लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ का आंसर आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। यहां तक किसी को परेशानी हो तो बताएं भाई, हाथ ऊपर करके या बोल के, जैसे भी बताना चाहें। यहां तक कोई दिक्कत हो? थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट लिखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड मैक्सिमा फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड मैक्सिमा फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसका आंसर जो भी लिख ले वो हाथ ऊपर करके रखना, थर्ड पार्ट का आंसर। Find the distance of second maxima from geometrical center. उम्मीद करता हूं कि तुम डायग्राम समझ रहे होंगे। मान लेते हैं लाइट इधर से आ रही थी ना, तो वो बीच वाली रे दिखा रहा हूँ अल्फा एंगल पर, स्लिट्स ये हैं। इसको सीधा आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। पूरा का पूरा पैटर्न जो पहले यहाँ बनता था वो ऊपर शिफ्ट हो चुका है। ये एंगल 30 डिग्री। तो एक ही बच्चे ने सॉल्व किया अभी तक, राजीव शर्मा का हाथ ऊपर है बस। जल्दी जल्दी सॉल्व करके हाथ ऊपर करें। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इस बार हाथ ऊपर करते हैं अटेम्प्ट करके, कितने बच्चे एक्टिव हैं। बात करते हैं वापस से ऑगस्त्या। सरनेम जो है हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंसिएशन यूज में ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। अनम्यूट होना भाई। क्या आंसर आया? यस सर। क्या आंसर आया सर 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम कैसे किया? सर डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा किया। हाँ फिर तो उसका डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाले 2 × 5000 एंगस्ट्रॉम। हाँ तो अपन डी बहुत बहुत छोटा है कैपिटल डी से, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा किया। उससे हाँ। रिलेशन आ गया जो अपन ने पहले डराइव करा था, उससे फिर y की वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल गलत, सेंट्रल मैक्सिमा डिस्टेंस। बिल्कुल गलत है ना। चलो आंसर अच्छा, वो लिखो। थीटा तो नीचे से होता है। हाँ अब सही है। तो अब मैं बताता हूँ थर्ड पार्ट का आंसर। आंसर आएगा कैपिटल डी tan 30 प्लस माइनस 2 बीटा। आप नीचे कर लें सभी। सभी बच्चे हाथ नीचे जल्दी जल्दी। किसी को डाउट हो तो अपने आप को अनम्यूट करके डाउट डिस्कस कर लो मुझसे। अभी कुछ भी मन में डाउट हो जरूर पूछें। बोर्ड पे मैं अपनी तरफ से यही बता सकता हूँ कि भाई काउंटिंग तो इससे करते हैं ना, यहाँ से नहीं करते। सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जाएंगे, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड में, सब मैक्सिमा दिखा रहा हूँ। थर्ड मैक्सिमा फोर्थ, ऐसे नीचे भी होगा फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा थर्ड फोर्थ। तो सेकंड मैक्सिमा एक तो ये और एक ये भी तो है। तो यहाँ से डिस्टेंस बतानी है ना, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है कैपिटल डी tan 30। ये तो ज्योमेट्री से आ जाएगी और उसमें 2 बीटा ऐड कर दूंगा और 2 बीटा घटा दूंगा, तो दोनों तरफ के मैक्सिमा कवर हो जाएंगे। प्रियांशु राज हाथ नीचे अगर बात क्लियर हो तो। चलो लास्ट पार्ट लिखते हैं सवाल का। बहुत इजी है, देखते हैं सबसे जल्दी और सटीक आंसर कौन देता है। चैट पे आंसर देना, सवाल लिखो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट फ्रिंजेस। फाइंड द टोटल number of complete fringes between central maxima and geometrical center. Find the total number of complete fringes between central maxima and geometrical center. तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। चैट पर आंसर देना है इस बार। और लॉजिक से सोचोगे ना, ज्योमेट्री से, तो बहुत सिंपल सवाल है। हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट फ्रिंजेस बिटवीन
सेंट्रल मैक्सिमा एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर। मैं चाहता हूं कि अप्रोक्सीमेट मतलब कुछ कैलकुलेशन करके आंसर बताएं ना, ऐसे सिर्फ इन सिंबल्स की टर्म में आंसर नहीं बताएं चैट पर। जैसे कुणाल अग्रवाल ने अच्छा आंसर बताया, शाबाश। अच्छा मतलब कुछ वैल्यू निकाल के बताइए। तो हम बताए तो आंसर देख लेना। तो सेंट्रल मैक्सिमा ये, ज्योमेट्रिकल सेंटर ये, इसके बीच में कितनी नंबर ऑफ कंप्लीट फ्रिंजेस आएंगी। तो ये विड्थ मुझे पता है ना, d 10 30, इसको हर एक फ्रिंज की विड्थ से डिवाइड करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 1154 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो आंसर आएगा 1154। कितने बच्चों का सही था ईमानदारी से बताएं हाथ ऊपर करके, कितने बच्चों का आंसर सही था। और कितने बच्चे बोलना चाहते हैं कि सर ये गलत आंसर है, वो हाथ ऊपर करें, बाकी बच्चे हाथ नीचे रखें। जो बोलना चाहते हो कि सर ये गलत सॉल्व किया है आपने, इसको सही करो, वो बच्चे हाथ ऊपर करें। बस दो बच्चे, प्रतीक और रोहन। जैनिश के पास चलते हैं। जैनिश, यस सर। जैनिश सही किया है मैंने गलत किया है, कुछ कमेंट सर, करो। सर मैं अभी कैलकुलेशन ही कर रहा था कितना है। नहीं, कंसेप्ट वाइज पूछ रहा हूँ, कंसेप्ट वाइज मैंने सही काम किया है कि गलत काम किया है। वैल्यू तो चलो छोड़ते हैं एक बार कि रिजल्ट क्या है। सर जो भी आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना पड़ेगा। तो तुम्हारे वाइज तो सही किया ना। यस सर, मतलब यस। चलो अनंत से बात करते हैं। अनंत, सर मुझे लगता है गलत है क्योंकि फ्रिंजेस की विड्थ चेंज हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस क्या बात है, मीटर। बिल्कुल सही। ये हम पहले से ही जानते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है उससे दूर जाने पर कुछ डिस्टेंस तक तो फ्रिंजेस की विड्थ यूनिफॉर्म होती है, बीटा 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 बीटा, लेकिन उससे काफी दूर निकल के आ जाएंगे तो फ्रिंजेस की विड्थ ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर हम सेंट्रल मैक्सिमा से ज्योमेट्रिकल सेंटर तक जाएंगे तो बहुत दूर आ चुके हैं हम तो। 30 डिग्री एंगल है वो एंगल बहुत छोटा मोटा होता है ना उसके आसपास का, सेंट्रल मैक्सिमा के आसपास का। तो बात ठीक थी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस थॉट के साथ कि जो भी आंसर आएगा, सही आंसर, ये तो गलत है, वो 1154 से तो कम आएगा। इतना तो मानते हो भाई सभी? यस सर। यस सर। फ्रिंजेस की विड्थ बढ़ती जा रही है ना दूर जाने पर, है ना। अब अपन बात करेंगे प्रियांशु भंडारी से। प्रियांशु, ओ प्रियांशु, कहाँ गया प्रियांशु? यस सर। हाँ प्रियांशु, तुमने चैट का आंसर 1 क्यों लिखा? 1, ये मैं समझ नहीं पाया। कुछ कारण सर था? मैंने कैलकुलेशन एरर कर दी थी वो। नहीं सर, वो गलती से दब गया था। ये कैलकुलेशन एरर होती है क्या 1154 की जगह 1 लिखना? तो नहीं चलो सर, वो गलती से दब गया तो था और कैलकुलेट कुछ और किया था मैंने। मैं सही सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये तो गलत है, ये मैं समझा चुका हूँ कि क्यों गलत है। सही तरीका देखना, जहां सेंट्रल मैक्सिमा है वहां आने वाली वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस 0 है। नीचे की तरफ काउंटिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट मैक्सिमा जो होगा वहां पार्ट डिफरेंस वेव्स के बीच में लैम्डा होगा, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ लेट कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पर nth मैक्सिमा बनता है। हो सकता है मैक्सिमा ही नहीं बन रहा हो, मैंने तो माना है, अपना पता चल जाएगा nth मैक्सिमा।
तो यहाँ पर जो दो वेव्स आएंगी उनके बीच का पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। और मुझे पता है ज्योमेट्रिकल सेंटर पर जो दो वेव्स आ रही हैं यहाँ से पीछे से, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस d sin अल्फा था, d sin अल्फा, जिसको n लैम्डा के बराबर कर दो। d है 10⁻³ sin अल्फा, अल्फा 30 है ना, तो 1/2 n लैम्डा है 5 × 10⁻⁷। यहाँ से n की वैल्यू शायद 1000 आती है, निकाल के देखना एक बार अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। सही कैलकुलेट किया है क्या, देखना। यस सर। सही है ना। n 1000 आने का मतलब यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा था, यहाँ मैंने nth मैक्सिमा माना, बाय चांस इस सवाल में n इंटीजर आ गया। अगर इंटीजर नहीं आता तो भी समझा दूंगा अभी। इंटीजर आने का मतलब यहाँ पर कंफर्म मैक्सिमा ही बन रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट फ्रिंजेस की संख्या 1000 है, आंसर आएगा 1000। जबकि हम जो पहले कंसेप्ट लगा रहे थे उससे आंसर 1154 आ रहा था। काफी अच्छी खासी एरर है ये कोई एक आध फ्रिंज की एरर नहीं है। ये 10% से भी बड़ी एरर होगी, नोट कर लेना तरीका ही। आपने बिटवीन में पूछा है तो 999 होगा। क्यों सर आपने पूछा है कि कंप्लीट फ्रिंजेस बिटवीन सेंटर मैक्सिमा एंड ज्योमेट्री। हाँ तो 1000 ही होगा। देखना कैसे, देखो एक बार, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये सेंटर मैक्सिमा। मान लो यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 है, यहाँ पर मान लो मैंने nth मैक्सिमा माना, n मान लो 4 आया सपोज, तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा। तो फ्रिंजेस कितनी आई, 1 2 3 4। यस सर ठीक। हो गया होगा, है ना। मान लो किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा हो कि सर मान लो n इंटीजर नहीं आता, मैं ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ। सपोज n की वैल्यू आती, मान लेते हैं 523 1/3, ऐसे रैंडमली डाटा ले रहा हूँ। इससे हमको ये आइडिया लगता, ये जो स्क्रीन है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर मैंने माना nth मैक्सिमा और n की वैल्यू आ गई। तो ये रिजल्ट ये बता रहा है कि इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं पर 523 वह मैक्सिमा रहा होगा, और यहाँ कहीं पर 524 वह मैक्सिमा रहा होगा। समझ रहे हो बात। थर्ड ये बता रहे कि ये एक फ्रिंज विड्थ को FW लिख रहा हूँ, फ्रिंज विड्थ का 1/3 है, या ये नहीं लिखे तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ ये बता रहे हैं इस बात को कि ये पूरी एक फ्रिंज है। तो अगर बाय चांस इंटीजर नहीं आया तो उसका मीनिंग क्या है वो मैंने डायग्राम में बना के दिखा दिया। हो गया होगा यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यंग्स एक्सपेरिमेंट 3 अलग अलग तरीकों से देखा। एक और तरीके से हम देखेंगे अभी, पर उससे पहले हमको कुछ एक्स्ट्रा बात पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तक नोट करके एक बार इंडिकेट कर देना हाथ ऊपर करके, 2-4 बच्चे भी, ताकि मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक बीच में आएगा, उसको कैसे यूज में लेना आगे वो बताऊंगा। पहले सिर्फ इस बात पर ध्यान देना मैं बता रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल path length and optical path length। शॉर्ट में लिखते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ को GPL, ऑप्टिकल पाथ लेंथ को OPL। जैसे मान लो कोई एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, जिसकी ये विड्थ d है,
एक लाइट यहाँ से एंटर होती है बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर और ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करते हुए यहाँ से निकल के चल जाती है। इस वाले फेस को मैं ए बोल रहा हूँ, इस फेस को बी बोल देता हूँ। ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज डी। ऑप्टिकल पाथ डेफिनेशन लिखवा दूंगा, एक बार सिर्फ लिख रहा हूं ताकि अपने आप समझने की कोशिश करो। ऑप्टिकल पाथ लेंथ बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू डी अपॉन, इस मीडियम में लाइट की स्पीड को बी मान लो, डी अपॉन वी इनटू वैक्यूम में या एयर में लाइट की स्पीड जो होती है वो, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा n टाइम्स डी। एक बार नोट कर लो, फिर इस बारे में बात करेंगे अभी। तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ पे तो मेरे पास समझाने लायक कुछ भी नहीं है, उसका नाम ही बता रहे। ज्योमेट्री वाइज पाथ की जो लेंथ ए से बी तक, ज्योमेट्री देखो तो डायग्राम देखो और लेंथ कितनी है डी। समझने की बात है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। कोई बताना चाहता है जिस तरह से मैंने लिखा है उसको देखते हुए कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ का क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है? कोई भी सर अगर वहां पे स्लैब नहीं होता तो कितना लेंथ वो ट्रेवल करता लाइट, मतलब उसकी स्पीड ही चेंज नहीं होती तो? थोड़ा सा और सही तरह से बता सकते थे, और कोई बताएगा? फॉर्मूले को देखते हुए कोई बताना चाहता हो तो बताएंगे। अंकित बताओ। सर वो जैसे इसमें नीटा टाइम्स वी है ना, तो वो टाइम कितना ट्रेवल किया इस मीडियम में, उसको अगर सी से मल्टीप्लाई कर दे तो वो वैक्यूम में कितना ट्रेवल करेगा उतना ही ऑप्टिकल पाथ लेंथ है। हाँ, इसको थोड़ा सा और हल्का सा मैं इसमें एडिट करके बोल सकता हूँ। तुमने सही बोला एकदम कि किसी भी मीडियम में, जैसे यहाँ से यहाँ की बात करूं, ए से बी तक इस रे को जितना टाइम लगा ट्रेवल करने में, अगर इतने टाइम तक मैं इसको वैक्यूम में ट्रेवल करवाता तो जितनी लेंथ भी ट्रेवल करती उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। इस तरह से इसको डिफाइन किया हुआ है। ये सब कुछ नोट करने के बाद स्टार लगा के ऑप्टिकल पाथ लेंथ की डेफिनेशन लिख लो। ऑप्टिकल पाथ लेंथ की डेफिनेशन लिखना, हिंदी में लिखवा रहा हूं। ए से बी तक ट्रेवल करने में, ए से बी तक ट्रेवल करने में लाइट को जितना टाइम लगता है, ए से बी तक ट्रेवल करने में लाइट को जितना टाइम लगता है, कौन आया ये अनम्यूट होकर? ए से बी तक ट्रेवल करने में लाइट को जितना टाइम लगता है उतने टाइम में लाइट वैक्यूम में जो लेंथ ट्रेवल करेगी, उतने टाइम में लाइट वैक्यूम में जो लेंथ ट्रेवल करेगी उसे ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं। उतने टाइम में लाइट वैक्यूम में जो लेंथ ट्रेवल करेगी उसे ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं। ठीक है ना? और इसको डायरेक्टली ऐसे याद रख लो कि अगर ज्योमेट्रिक पाथ लेंथ d है या समथिंग है और उसको मुझे ऑप्टिकल पाथ लेंथ एयर में या वैक्यूम में कन्वर्ट करना हो तो सीधे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे nd, ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अब इसका यूज क्या है वो हम देखेंगे।